Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 9's NCERT Democratic Politics 1 and from this session onward we are going to start off with the chapter 3 Electoral Politics. So इस पूरे चैप्टर में हम समझेंगे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स क्या होता है. तो पहले आगे बढ़ने से पहले हम पहले देख लेते हैं हमारे कंटेंट क्या है इस पूरे लेसन में. सो कंटेंट्स विल बी वाई इलेक्शंस, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड क्यों होते हैं इलेक्शन, हमें इलेक्शन की ज़रूरत क्यों है, नीड क्यों है, डेमोक्रेसी में इलेक्शन का क्या रोल रहा है, और जो इलेक्शन के बाद होता है पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, इज़ इट गुड to have a political competition or not. And then the other thing which is mentioned in this chapter is what is our system of election. हमारे यहाँ सिस्टम कैसा है इलेक्शंस का, उसके अंदर बहुत सी चीज़ें आती हैं जैसे कि इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, voter list, nomination of the candidates, election campaign, polling, counting of votes. All of these things matters a lot in our system. These will be discussed one by one and we will also try to discuss what makes election in India democratic. हमारे यहाँ के इलेक्शन में, इंडिया के इलेक्शन में क्या चीज़ जो है वो इंडिया के इलेक्शन को क्या बनाती है, इंडिया के इलेक्शन को बनाती है डेमोक्रेटिक. इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, पॉपुलर पार्टिसिपेशन, acceptance of election outcomes and challenges to free and fair elections. So all of these are the content in this chapter, but for today's session, for this particular video we are going to talk about why do we need elections. हमें election की क्या ज़रूरत है, ठीक है. सो देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है असेंबली इलेक्शंस इन हरियाणा. ये है एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट जिसमें हरियाणा के इलेक्शन का कुछ सीन दिया हुआ है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं. देखिए इस ये जो पूरा न्यूज़पेपर रिपोर्ट है ये इट इज़ अबाउट द असेंबली इलेक्शन विच वॉज हेल्ड इन हरियाणा इन 1987. सो जो स्टेट था वो उस वक्त पहले रूल किसके द्वारा किया जा रहा था, कांग्रेस पार्टी के द्वारा, ठीक है. कांग्रेस गवर्नमेंट थी 1982 तक. फिर उसके बाद चौधरी देवीलाल जी आए एज अ अपोजिशन लीडर. उन्होंने एक अपोजिशन मूवमेंट पूरी चलाई जिसको बोला जाता है न्याय युद्ध, स्ट्रगल फॉर जस्टिस. एंड उन्होंने एक अपनी एक पार्टी बनाई, पार्टी का नाम था लोकदल. ये जो पार्टी थी, इस पार्टी ने ऑपोजिशन पार्टी को जो है ज्वाइन किया, एक फ्रंट बनाया कांग्रेस के अगेंस्ट इलेक्शन में. और कैंपेन में देवीलाल जी ने कहा कि अगर ये पार्टी इलेक्शन जीतती है तो उनकी जो गवर्नमेंट है वो फार्मर्स के लोन वेव कर देगी और स्मॉल बिजनेसमैन के लोन वेव कर देगी, यानी कि लोन से छुट्टी मिल जाएगी इन सारे लोगों को. ये जो प्रॉमिस था, दिस वुड बी द फर्स्ट एक्शन ऑफ हिज गवर्नमेंट. ओके, ऐसा उन्होंने बोला था, ठीक है. अब देखते हैं क्या हुआ. पीपल वर ऑलरेडी अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट. कौन सी गवर्नमेंट, कांग्रेस की गवर्नमेंट से पहले ही लोग बड़े ही नाखुश थे. और फिर इस तरह का अगर किसी भी जनता को नॉर्मली ऑफर आता है तो लोग खुश रहते हैं. सो दे वर ऑल्सो अट्रैक्टेड टू दिस प्रॉमिस. सो व्हेन इलेक्शन हेल्ड, इलेक्शन हो गए और लोगों ने बहुत ही अच्छे से लोकदल को जो है और उसके अलाइज को वोट भी दिया और लोकदल और उसके पार्टनर्स को 76 टोटल सीट्स मिली आउट ऑफ 90. और जो आपके जो लोकदल है वो जीत गया क्योंकि ये 76 में उसके पास 60 वोट्स थे और मेजॉरिटी इसके पास थी तो जीत गया. कांग्रेस के पास सिर्फ 5 सीट्स आ पाई. सो जब इलेक्शन के रिजल्ट अनाउंस हो गए, जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर था एज यूजुअल उनको रिज़ाइन करना पड़ता है. न्यूली इलेक्टेड मेंबर ऑफ लाइक असेंबली आती है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLAs आते हैं. उसके बाद जो पार्टी के पास मेजॉरिटी थी, यानी कि लोक दल के पास जो मेजॉरिटी थी, तो उन्होंने अपना जो लीडर है देवीलाल जी को बना दिया. ओके, गवर्नर ने देवीलाल जी को बुलाया और उनको बोला कि अपनी मेजॉरिटी बनाइए और एक नया चीफ मिनिस्टर के तौर पर उनको नियुक्त किया. 3 दिन के बाद जब इलेक्शन रिजल्ट आ गए थे, उस 3 दिन के बाद वो चीफ मिनिस्टर बन गए. एज सून एज ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर, हिज गवर्नमेंट इशूड अ गवर्नमेंट ऑर्डर. उनकी गवर्नमेंट ने एक गवर्नमेंट ऑर्डर इशू किया. उस ऑर्डर के अंदर जितने भी आपके आउटस्टैंडिंग लोन थे, किनके लोन थे, फार्मर्स के, एग्रीकल्चरल लेबरर्स के और स्मॉल बिजनेसमैन्स के, ठीक है, इन सब के जो लोन्स थे वो वेव कर दिए. उनकी पार्टी 4 साल तक चली. नेक्स्ट इलेक्शन कंडक्ट किए गए थे 1991 में, ठीक है, बट दिस टाइम पार्टी डिड नॉट विन द पॉपुलर सपोर्ट. कांग्रेस फिर से जीत गई और उसने गवर्नमेंट बना दी. तो ये हमने क्या सिस्टम देखा, हमारे यहाँ इलेक्शन कंडक्ट करवाया गया, लोगों को परेशानी थी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट से, तो उनकी गलतियों के लिए उन्होंने उनको सज़ा सुनाई, उनको वोट नहीं दिया, दूसरी पार्टी को लेकर आए. दूसरी पार्टी आई
दूसरी पार्टी ने जैसा भी काम किया लोगों को पसंद नहीं आया तो फिर से उन्होंने गवर्नमेंट चेंज की। ये एक बेसिस था ये समझाने के लिए कि हमें क्यों पड़ती है ज़रूरत इलेक्शंस की, वाई इलेक्शन। दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल कि लोगों के पास क्या है। एक तो पहली बात वोटिंग राइट्स है, फिर दूसरी बात लोगों के पास चॉइस है, so that अगर somewhere is taking bad decision, one particular party is taking bad decision, they can correct that mistakes, right? ये दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से चीज़ें हो पाती हैं। और तीसरा कि दूसरा चांस है, यानी कि चांस का मतलब आप समझ लीजिए कि हर 5 साल में इलेक्शन फिर से कंडक्ट करवाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार जो डिसीजन ले लिया, एक बार जो सीएम बन गया वो हमेशा अनंत काल के लिए सीएम बना ही रहेगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। सो दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। कैसे इंपॉर्टेंट है हम आगे जाके समझेंगे। देखिए इलेक्शन एक डेमोक्रेसी में रेगुलरली होते हैं। देयर आर मोर देन 100 कंट्रीज इन द वर्ल्ड जहाँ पे इलेक्शन होते हैं। लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करते हैं। और हमने देखा था बहुत सी कंट्रीज़ में, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में भी इलेक्शंस होते हैं। वहाँ के लीडर्स हमेशा चाहते हैं कि चीज़ें डेमोक्रेटिकली तरीके से हों। बट हमें इलेक्शन की ज़रूरत क्यों? फिर से हम एक बार इमेजिन करने की कोशिश करते हैं हमारी डेमोक्रेसी को विदाउट इलेक्शन। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो क्या ये हो पाएगा अगर इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवा पाएंगे? तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। रूल ऑफ पीपल, इफ़ यू वांट टू मेक इट श्योर दैट लोगों का रूल चले, तो वो, और दैट टू विदाउट इलेक्शन, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हर एक लॉ, हर एक डिसीजंस के लिए जाके वोट देना पड़ेगा, जाके हर बार बैठना पड़ेगा और चीज़ें बनानी पड़ेगी। इलेक्शन की इसलिए ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली लार्ज डेमोक्रेसीज में इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं चूज़ कर सकते हैं। उनको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, हमारे बिहाफ में आप डिसीजन लीजिए, आप लॉज बनाइए, आप चीज़ें कीजिए, ठीक है। तो बड़ी डेमोक्रेसी में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि आप बिना इलेक्शन के डेमोक्रेसी को चला पाओ। अगर डेमोक्रेसी को चलाना है तो आपको इलेक्शन करना पड़ेगा, रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि हर किसी के पास इतना टाइम नहीं है, हर किसी के पास इतना नॉलेज नहीं है कि वो डिसीजन ले पाए। इसीलिए डेमोक्रेसीज दे आर रूल थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स। सो अब यहाँ पे सवाल है कि इज़ देयर इज़ एनी डेमोक्रेटिक वे फॉर सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स विदाउट इलेक्शंस? इज़ दैट इज़ पॉसिबल? कि कोई डेमोक्रेटिक तरीका हो सकता है कि लोगों को सिलेक्ट किया जाए इलेक्शंस के बिना और वो चूज़ कर जाएं? एक हो सकता है कि आप राजा को चूज़ कर लें, पर वो राजा हो जाएगा तो फिर प्रजा आप हो जाओगे और फिर डेमोक्रेसी कैसी रहेगी? सो वही बात है, ये चीज़ भी नहीं हो सकती। अगर आपको इलेक्शन कंडक्ट करवाने हैं तो दैट यू शुड हैव अ डेमोक्रेटिक वे, कि अगर आपको लोगों को सिलेक्ट करना है तो यू विल हैव टू हैव द डेमोक्रेटिक वे टू चूज़ और टू इलेक्ट दोज पीपल, राइट। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जस्ट एक बात सोच के देखिए कि थिंक ऑफ अ प्लेस वेयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर सिलेक्टेड बाय ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस। लोगों को एज और एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो है चूज़ किया जाए, तो और या फिर उनको एजुकेशन या फिर नॉलेज के बेसिस पे चूज़ किया जाए कि आपके पास अगर बीए की डिग्री होगी तो ही आप जो है रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हो। सो ये सबसे पहले डिफ़िकल्टी होगी कि कौन ज़्यादा नॉलेजेबल है, कौन ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और समझ लीजिए ये अगर हो भी गया, यहाँ पे आपको इलेक्शंस भी नहीं चाहिए, बट कैन वी कॉल दिस प्लेस अ डेमोक्रेसी? वो डेमोक्रेसी तो नहीं हुई, है ना, क्योंकि हमने तो रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ नहीं किया, वो अपने कैलिबर के बेसिस पे सिलेक्ट हुए या फिर इलेक्ट हुए। इसी वजह से हमें इलेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है कि यार ऐसा कोई सिस्टम हो जहाँ पे एवरीबडी कैन पार्टिसिपेट, वेदर इन द केस ऑफ कैंडिडेचर और इन केस ऑफ वोट्स। इसी वजह से आपको इलेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है और इसी वजह से एक मैकेनिज़्म की ज़रूरत पड़ती है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करने के लिए। इसी मैकेनिज़्म को बोला जाता है इलेक्शन, right? So election, they are most essential in our times for any of the representative democracy. तो इलेक्शन में लोगों के पास बहुत से चॉइस होते हैं। पहला, दे कैन चूज़ हु विल मेक लॉज फॉर देम। वो पहले ये चूज़ करेंगे कि उनके लिए लॉ कौन बनाने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद वो ये चूज़ करेंगे कि गवर्नमेंट
कौन फॉर्म करेगा, क्या पार्टी फॉर्म करेगी। देखो लोग अपने अपने चॉइसेस होते हैं, लोग कभी पार्टी के बेसिस पे वोट्स देते हैं, कोई फेसेस के बेसिस पे वोट देता है कि यार मुझे ये पर्सनालिटी अच्छी लगती है, इसके काम अच्छे हैं तो मुझे इसको बनाना है। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन देम, दे डिसाइड, दे चूज़ कि गवर्नमेंट कौन फॉर्म करेगा और मेजर डिसीजन उनकी तरफ से कौन लेगा। और क्या चूज़ करते हैं, और चूज़ करते हैं दे कैन चूज़ पार्टी हुज पॉलिसीज़ विल गाइड देम, गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। ठीक है, पार्टी को भी चूज़ करते हैं। सो इस तरह से इलेक्शन की ज़रूरत है। क्यों है? क्योंकि इफ़ वी वांट अ पार्टिसिपेटिव गवर्नमेंट, इफ़ वी वांट द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, उस केस में उन रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करने के लिए आपको इलेक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी। और ऑल्सो ये इलेक्शंस का जो तरीका है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो नेक्स्ट सेशन में हम समझेंगे व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, एक इलेक्शन को डेमोक्रेटिक जो है वो क्या चीज़ बनाती है, और पॉलिटिकल कंपटीशन अच्छा है या नहीं है। उसके बाद वाले सेशंस में हम अपने थोड़े इंडिया के इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में समझेंगे, इलेक्शन के बारे में समझेंगे, और फिर हम समझेंगे what makes election in India democratic. Okay, so all of these things will be discussed in the next session. I hope आपको ये session पसंद आया हो, and if you like this video you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice both chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books or watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यूपीएससी ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से या फिर वीडियोज़ देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। सो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।